हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 23 फरवरी 2021 के एमसीक्यूज रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट फाइनेंस कमीशन? फर्स्ट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवॉल्यूशन ऑफ नेट टैक्स प्रोसीड्स within different spheres of India's political system. Second, President cannot constitute Finance Commission before completion of 5 years of previous Finance Commission. And the correct answer is A, one only. Second statement is incorrect. अब देखिए, ये फाइनेंस कमीशन के बारे में एक जनरल क्वेश्चन था कि फाइनेंस कमीशन का मेन काम क्या है। तो गवर्नमेंट के जो अलग अलग स्फीयर है, यहाँ पे स्फीयर्स का मतलब होता है सेंटर एंड स्टेट, तो दोनों के बीच में ये वर्टिकल डिवॉल्यूशन होता है, मतलब कि सेंटर को कितना हिस्सा मिलेगा, स्टेट्स को कितना हिस्सा मिलेगा। और उसके अलावा हॉरिजॉन्टल डिवॉल्यूशन भी होता है, मतलब अलग अलग स्टेट के बीच में किस तरीके से आप रिसोर्सेज को बाइफरगेट करेंगे। So it is responsible for both horizontal as well as vertical devolution of net tax proceeds, मतलब कि जितना टैक्स रेवेन्यू है, नेट टैक्स रेवेन्यू, तो उसको किस तरीके से बांटेंगे। सो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट जो है हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे ये भी लिखा है कि इफ प्रेसिडेंट डीम्स हो तो प्रेसिडेंट प्रीवियस फाइनेंस कमीशन के 5 साल होने से पहले भी नया फाइनेंस कमीशन बना सकते हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि 5 साल खत्म होने के बाद ही बनाएंगे, अर्लियर भी वो बना सकते हैं। आंसर इज ए, वन ओनली। सो अभी फाइनेंस कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया है सेंटर को, और उसके चलते सेंटर ने कुछ रिकमेंडेशंस, काफ़ी सारी रिकमेंडेशंस है जो एक्सेप्ट की है, तो उसके ऊपर ये आर्टिकल दिया गया है। तो हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे इस पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट द रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन? फर्स्ट, प्रोवाइडिंग रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसोर्सेज एंड टैक्स डिवॉल्यूशन टू द स्टेट्स। सेकेंड, it recommended for the performance based incentives and grants in 4 areas. And third, it introduced performance based grants for panchayats. And the correct answer is A, 1 and 2. Third is incorrect. अब देखिए, ये पहली रिकमेंडेशन के अंदर क्या लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू डेफिसिट होती है, मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू रेवेन्यू इनकम, तो यहाँ पे इस डेफिसिट के लिए उनको ग्रांट दी जाएगी आफ्टर कंसिडरिंग टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसोर्सेज एंड टैक्स डिवॉल्यूशन, मतलब कि उनको कितना टैक्स मिलता है प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से कितना डिवॉल्यूशन मिलता है। उसके बाद भी अगर रेवेन्यू डेफिसिट होती है तो उसके लिए उनको ग्रांट दी जाएगी। ऑलमोस्ट इसके लिए ₹3 ट्रिलियन का प्रोविजन रखा है। सो ये फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। अब जो स्टेट इसका विरोध कर रहे थे कि ये जो 2011 की पॉपुलेशन कंसिडर करके ये डिवॉल्यूशन स्कीम बनाई है, तो हमने हमारे स्टेट के अंदर पॉपुलेशन कंट्रोल के जो मेजर लिए हैं, तो उसकी वजह से हमें कम पैसे मिलेंगे। तो ऐसे स्टेट जो है उनको यहाँ से कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, मतलब कि ये ग्रांट जो है वो कॉम्पेंसेट की जाएगी ऐसे स्टेट के लिए। तो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे, मतलब यहाँ पे टोटल 4 कैटेगरी है। उस 4 कैटेगरी के अंदर ये स्टेट्स जो है उनको परफॉर्मेंस के बेसिस पे ग्रांट मिलेगी। सबसे पहला है सोशल सेक्टर, जिसके अंदर हेल्थ एंड एजुकेशन के ऊपर उन्होंने कैसे स्टेप लिए हैं उसके बेसिस पे ग्रांट दी जाएगी। फिर उसके बाद है रूरल इकोनॉमी, रूरल एरिया के अंदर एग्रीकल्चर, फिर रोड कंस्ट्रक्शन, इसकी सिचुएशन कैसी है उसके बेसिस पे ग्रांट दी जाएगी। फिर उसके बाद है यहाँ पे गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, कि गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर के अंदर आपने किस तरीके से उसको एफिशिएंट बनाया है। और फिर चौथा है पावर सेक्टर, पावर सेक्टर रिफॉर्म्स के अंदर आपने कैसा परफॉर्मेंस किया है। तो ये 4 बेसिस पे स्टेट्स जो है उनको
ग्रांट दी जाएगी परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव। थर्ड इज इनकरेक्ट। अब यहाँ पे पंचायत के लिए परफॉर्मेंस बेस्ड कोई स्कीम नहीं है, इट इज़ फॉर दी मिलियन प्लस सिटीज़, मतलब ऐसे शहर की जहाँ पे 1 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको ग्रांट दी जाएगी। जैसे उन्होंने एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या स्टेप लिए हैं, फिर वाटर एंड सैनिटेशन की कंडीशन कैसी है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है या नहीं, तो ऐसे परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको ग्रांट दी जाएगी म्यूनिसिपल बॉडीज़ को, एंड इट इज़ पर्टिकुलरली मेंट फॉर अर्बन लोकल बॉडीज़। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, आंसर इज ए 1 and 2। सो इसी आर्टिकल के अंदर ये जो रिकमेंडेशंस है वो दी गई है, किस तरीके से ये रिकमेंडेशन स्टेट को काम में आएगी और आगे जाके क्या स्टेप्स लेने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल एज पर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट, center regulating borrowings of the states, second, charged expenditure, and third, abolition of taxes on agriculture। इनमें से कौन सा मनी बिल के डेफिनेशन में आएगा? एंड द आंसर इज बी, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट इज इनकरेक्ट, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट की बोरोइंग को रेगुलेट करेंगे, वो मनी बिल की डेफिनेशन में नहीं आता। It is a matter of financial relationship between the center and state. So first is incorrect. Second जो है वो correct है, charged expenditure which are charged upon the consolidated fund of India। तो ये expenditure जो है वो money bill के definition में आते हैं। फिर कोई भी टैक्स अगर आपको abolish करना है तो वो भी कहाँ पे आएगा? money bill की definition में आएगा under article 110। So the answer is B, second and third। सो अभी रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर मनी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया, तो उसके चलते ये इश्यू जो है वो हमेशा से हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में रहा है कि मनी बिल के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड करती है कि जो मनी बिल से रिलेटेड ना हो, और यहाँ पे राज्यसभा का रोल जो है वो काफ़ी लिमिटेड होता है, तो इसके चलते ये बिल जो है वो पास हो जाता है। तो ये इश्यू जो है वो मनी बिल को लेके हमेशा से रहता है। ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर काफ़ी अच्छा आर्टिकल था कि राज्यसभा का रोल क्या होना चाहिए, बाइकैमरलिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है, मनी बिल का एग्जाम्पल लिया है। दूसरा क्वेश्चन हम राज्यसभा के ऊपर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट, राज्यसभा कैन अलोन इनिशिएट द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट बाय पासिंग रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजोरिटी। सेकेंड, राज्यसभा हैज इक्वल रोल कंपेयर्ड टू लोकसभा फॉर recommending president for the removal of Chief Justice of India. And third, resolution for the discontinuation of national emergency can only be passed by the Lok Sabha. And the correct answer is C, second and third. First is incorrect. अब देखिए राज्यसभा जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो रिजोल्यूशन है वो इनिशिएट कर सकते हैं। सो इट कैन अलोन इनिशिएट दिस रिजोल्यूशन, बट इट शुड बी पास्ड बाय स्पेशल मेजोरिटी इन द राज्यसभा एंड बाय सिंपल मेजोरिटी इन द लोकसभा। मतलब राज्यसभा के अंदर स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए, लोकसभा के अंदर सिंपल मेजोरिटी होनी चाहिए। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकालना है, फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर कैग, तो इन सबको निकालने के लिए जो मोशन है वहाँ पे लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के पास इक्वल पावर है। थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट कि नेशनल इमरजेंसी को अगर डिसकंटिन्यू करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के अंदर पास होगा, जब उसको प्रोक्लेम करना होता है तो वहाँ दोनों के पास इक्वल पावर है। सो आंसर इज सी, सेकेंड एंड थर्ड। सो इसी आर्टिकल के अंदर यहाँ पे राज्यसभा का रोल इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी समझाया गया है, किस तरीके से आप चेक्स एंड बैलेंसेस के थ्रू इसे मेंटेन कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नासाज परसिवियरेंस रोवर। फर्स्ट, it will manufacture molecular oxygen on Mars using carbon dioxide. Second, it is capable of drilling and collecting core samples of the most promising rocks and soils. And the correct answer is C, both 1 and 2 दोनों statement correct है। अब ये जो परसिवियरेंस रोवर रिसेंटली मार्स के ऊपर पहुंचा है, नासा का रोवर है, तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये दोनों है कि वो वहाँ पे ऑक्सीजन जो है उस मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को बनाएगा। कैसे?
तो वहाँ के एटमॉस्फेयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है उसको यूज़ करके ये ऑक्सीजन जो है वो बनाया जाएगा। फिर उसका दूसरा मेन काम क्या होगा कि ड्रिलिंग एंड कलेक्टिंग द कोर सैंपल्स ऑफ द सॉइल ऑफ द मार्स, कि वहाँ से रॉक एंड सॉइल के जो सैंपल्स है वो कलेक्ट करके यहाँ पे भेजे जाएंगे। सो आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो रिसेंटली ये जो परसिवियरेंस रोवर पहुंचा है मार्स के ऊपर, तो उसके लिए ये आर्टिकल दिया गया है कल के न्यूज़पेपर के अंदर, क्या इसका सिग्निफिकेंस होगा। 6th क्वेश्चन, which of the following is or are related to initiatives of the government for the education sector? First is HEFA, second is Vishwajit scheme, third is Udan, and fourth is Swayam. And the correct answer is D, 1, 2, 3, 4. ये चारों जो है एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। हेफा का मतलब होता है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग अथॉरिटी। ये जो हायर एजुकेशन की प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, जैसे IIM है, IIT है, NIT है, तो इन सब के लिए अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो अर्लियर HRD मिनिस्ट्री थी उसके अंदर ये पर्टिकुलर एजेंसी बनाई गई थी। इट इज़ अ स्पेशल पर्पस व्हीकल। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है। विश्वजीत स्कीम जो है वो IIT के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम जो है वो बनाई गई थी। फिर उड़ान जो है वो पर्टिकुलरली गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। एंड स्वयं जो है स्टडी वेब फॉर यंग एंड एस्पायरिंग माइंड्स, कि ये यूथ पॉपुलेशन जो है उसके लिए ये वेब पोर्टल बनाया गया है। सो आंसर इज डी, 1, 2, 3, 4। सो अभी ये जो ऑनलाइन लर्निंग का इंडिया का एक्सपीरियंस क्या है उसके ऊपर ये कल के न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल था, जिसके अंदर यहाँ पे ये सारे इनिशिएटिव्स जो है उसमें से काफ़ी सारे कोट किए गए, जैसे स्वयं है, स्वयं प्रभा जो रिसेंटली टीवी के माध्यम के द्वारा बच्चों को घर पे पढ़ सके उसके लिए चालू किया गया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। एजुकेशन के ऊपर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे। 7th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? First, India faced with the uneven distribution of technology to facilitate remote learning. Second, Rajasthan has the lowest literacy rate in India. Third, shortage of financial resources for purchasing the essential commodities leads to lower preference for the educational expenditure. And the correct answer is C, 1 and 3. Second is incorrect. अब लॉकडाउन के अंदर ये एक्सपीरियंस हुआ कि जहाँ पे इंडिया के अंदर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसी टेक्नोलॉजी का कि जिसके चलते हम रिमोट लर्निंग को एक्सेस कर सके। मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेट एक्सेस की। रूरल एरिया के अंदर ये एक्सेस जो है वो कम है, तो वहाँ पे वो लोग घर पे बैठ के ऑनलाइन लर्निंग का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते जितना अर्बन एरिया के बच्चे लेते हैं। तो ये एक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रिकॉर्ड हुआ। फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है। अब यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। अगर 2011 की सेंसस के मुताबिक हम देखें तो वहाँ पे बिहार के अंदर सबसे लोवेस्ट लिटरेसी थी, अराउंड 61%। लेकिन रिसेंटली सितंबर 2020 के अंदर लिटरेसी के कुछ डेटा जो है वो बाहर आए, उसके मुताबिक अगर देखने जाए तो बिहार के अंदर स्थिति जो है वो काफ़ी सुधर चुकी है। 2019 के डेटा के मुताबिक आंध्र प्रदेश जो है उसके अंदर सबसे लोवेस्ट लिटरेसी रेट है, अराउंड 66%, राइट। तो 2019 अगर क्लैरिफाई किया जाता है तो आंध्र प्रदेश आएगा। अगर 2011 की सेंसस जो उसे क्लैरिफाई किया जाता है तो बिहार आएगा। राजस्थान कहीं पे भी नहीं आएगा। राजस्थान इज द सेकेंड लोवेस्ट लिटरेसी इन इंडिया एज पर 2011 सेंसस। सो आंसर इज सी, 1 and 3। ये जो है तीसरा स्टेटमेंट ये करेक्ट है कि जैसे असेंशियल कमोडिटीज़ को अगर आप एक्सेस नहीं कर पाते तो क्या होगा कि पेरेंट्स जो है वो एजुकेशन को कम प्रेफरेंस देंगे। अगर आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि आप खाने पीने के लिए पैसे निकालें तो फिर एजुकेशन का प्रेफरेंस जो है वो नीचे चला जाएगा। आंसर इज सी, 1 and 3। तो इसी आर्टिकल के अंदर ये सब चीज़ें आपको मिलेगी कि किस तरीके से लॉकडाउन के अंदर ये और यहाँ पे राजस्थान का एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि वहाँ पे लिटरेसी रेशियो के अंदर क्या डेटा है। 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? फर्स्ट,
Reduction in energy demand in 2020 resulted positively on use of fossil fuels and oil and gas prices. Second, both India and China play pivotal role in promoting renewable energy in Asia Pacific region. And the correct answer is C, both 1 and 2, ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। अब 2020 के अंदर फ्यूल जो है उसकी डिमांड कम थी, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि फॉसिल फ्यूल का जो है यूज़ भी कम हो गया और ऑयल एंड गैस की प्राइसेस जो है वो भी रिड्यूस हो गई। हालांकि इंडिया के अंदर वो उतना देखने को नहीं मिला क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स जो है वो इंक्रीज़ किया। सेकेंड जो है वो करेक्ट है। और अभी की अगर हम बात करें तो इंडिया और चाइना जो है वो मेजर रोल प्ले कर रहे हैं एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। अब इसके ऊपर कल के न्यूज़पेपर के अंदर अच्छा आर्टिकल था, क्लीन एनर्जी पोस्ट कोविड-19। तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड दिया गया है कि किस तरीके से 2020 के अंदर हमने ये चीज़ जो है वो मेंटेन की, आगे जाके भी किस तरीके से कर सकते हैं। तो रिसेंटली ये जो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट प्रिपेयर किया गया और वहाँ पे ये जो चीज़ है वो मेंटेन की गई थी, किस तरीके से इंडिया एंड चाइना जो है इट कंटिन्यूड एट अ हेल्दी पेस थ्रू आउट 2020। Ninth question, which of the following statement is or are correct? First, Union Territory of Puducherry can make laws on any subject mentioned in the state list under 7th schedule of the Constitution. Second, government of a legislative assembly falls if it fails to prove majority in the floor test. And the correct answer is C, both 1 and 2, ये दोनों statement correct है। अब जिस यूनियन टेरिटरी के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकता है। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड इज आल्सो करेक्ट कि फ्लोर टेस्ट के अंदर अगर गवर्नमेंट मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाती तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो गिर जाती है। आंसर इज सी, बोथ 1 and 2। सो अभी रिसेंटली पुडुचेरी के अंदर ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही थी, फ्लोर टेस्ट हुआ और उसके अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई, तो इसके लिए ये पूरा सिनारियो जो आज के न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आपको मिलेगा। 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट ब्रिक्स? फर्स्ट, इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 5 countries recognized by United Nations. Second, BRICS accounts for about 40% of world's population and about 30% of the GDP. And the correct answer is B, second only. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। अब देखिए ये ब्रिक्स जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, तो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक एनुअल समिट है जिसको ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जिसको यूएन ने रिकॉग्नाइज किया हो। ये एनुअल तौर पे ये 5 देश के जो लीडर होते हैं उनके बीच में समिट होती है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो करेक्ट है कि 40% वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है, सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि इंडिया एंड चाइना की पॉपुलेशन ही इतनी है, तो ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है, समिट के अंदर सॉरी, एंड 30% जीडीपी शेयर करता है। आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। सो अभी ब्रिक्स की एनुअल समिट होने वाली है और चाइनीज प्रेसिडेंट मे कम टू इंडिया फॉर दिस समिट। ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।